तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टार्ट करेंगे। ओपन योर बुक। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? अपने पैसे का ढंग से देखभाल करना। ठीक है। आपको कितना पैसा चाहिए उसकी सही मात्रा का ज्ञान करना, वो पैसा कहाँ से आएगा वो जानना, और उसको यूज कैसे करोगे ये जानना। ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप गड़बड़ा जाओगे। ठीक है। अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है और आप 200 रुपए मांगने लग जाओगे, 200 रुपए का सोचने लग जाओगे, तो आपका ओवर खर्चा हो जाएगा। और अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है और आप सिर्फ 50 रुपए का अरेंजमेंट करोगे तो आपको कमी पड़ जाएगी। ठीक है। अब ज्यादा पैसा आप कहोगे कि ज्यादा पैसा आ गया तो क्या दिक्कत है, आने दो ज्यादा पैसा। अगर आप ज्यादा पैसा ला रहे हो, ठीक है, आपको 100 की चीज है, आप 200 रुपये उठा के ला रहे हो, तो वो पैसा आगे कभी किसी को वापस भी तो करना है। ठीक है। या तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट दोगे, ज्यादा ब्याज भरोगे उस पैसे के ऊपर, या फिर तुम जो है शेयर होल्डर को आपको ज्यादा परसेंटेज देनी पड़ेगी, उनका जो है डिविडेंड बढ़ जाएगा। तो इधर वे तो लॉन्ग टर्म में आपका घाटा ही है। तो जितने पैसे की जरूरत है उतना ही पैसा लो। अब वो पैसा आएगा कहाँ से ये जानना बहुत जरूरी है। या तो अपना घर का पैसा लाओगे या उधार से पैसा लाओगे। ठीक है। तो या तो शेयर होल्डर से पैसा लोगे या डेटर से पैसा लोगे। तो अगर डेट का पैसा लिया तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, शेयर होल्डर से पैसा लिया तो अपना हक देना पड़ेगा उसे। तो ये भी एक खतरा है, उसको समझो। फिर वो पैसा आ गया तो कितना बिजनेस में लगाना है, कितना रिजर्व रखना है, उससे जो पैसा कमाओगे वो आगे कितना बांटना है, कितना इंटरेस्ट भरना है, और कितना अपने बैंक उस जो है बिजनेस के अंदर वापस घुसाना है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये सब चीजों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। एक सेकेंड अपनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। आपके पास जो है डिफरेंट अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, और आप जो है उसको रिस्क और उसकी कॉस्ट के बेसिस पे उनको आपस में चेक कर सकते हो। ठीक है। अगला टॉपिक आपका होता है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सब तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है आपका साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द फिक्स एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो आपकी कंपनी में अगर आप ये डिसाइड करो कि आए हुए पैसे को मैंने कैसे लगाना है, उस पर यह डिसीजन होगा कि आपके फिक्स एसेट कितने होंगे और कितने वर्किंग कैपिटल एसेट्स आपके होंगे। अगर आपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगाना है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि 80 लाख जो है मैं उसमें फिक्स एसेट पे लगाऊंगा, 20 लाख वर्किंग कैपिटल पे लगाऊंगा, ये 40 लाख फिक्स कैपिटल पे लगाऊंगा, और 60 लाख वर्किंग कैपिटल पे लगाऊंगा। तो आप कैसे डिसाइड करते हो? जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये क्लियर करने में हेल्प करती है कि आपको कितने फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट है और कितने आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर मैं अपने बिजनेस का, अपने ट्यूशन सेंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखूं, तो उसको देखने में मुझे ये समझ में आएगा, उसको देखने में मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ, मुझे इतनी चेयर्स चाहिए, इतने कंप्यूटर चाहिए, इतनी मुझे टेबल्स चाहिए, इतने मुझे बोर्ड चाहिए, सारे मेरे फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है। और कितना पैसा मुझे स्टेशनरी आइटम पे लगाना है, मुझे कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल तक रखना है, ठीक है, एसी कितने लगेंगे, फिक्स एसेट। तो मेरे को किस तरह से कितना कितना पैसा लगाना है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है। जितना आप अपना जो है फिक्स कैपिटल में लगाओगे, आपके फिक्स एसेट्स की वर्थ उतनी ही बढ़ जाएगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये हेल्प करता है कि कितना पैसा कहाँ पे लगाओगे। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जैसे जैसे आप अपने फिक्स एसेट्स बढ़ाते चले जाते हो, उसी के साथ साथ आपके करंट एसेट भी बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। आपके जैसे करंट एसेट्स कैसे बढ़ते चले जाएंगे? अगर आप सेंटर बड़ा ले रहे हो, ज्यादा लोगों को हायर करो, तो आपको स्टेशनरी आइटम ज्यादा चाहिए। ठीक है। अगर आप ज्यादा एसी ले रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उसी हिसाब से ज्यादा देना होगा। ठीक है। अगर आपका जितना ज्यादा आपके फिक्स एसेट्स होंगे, उन्हीं को काम करने के लिए आपको लेबर भी उतनी हायर करनी होगी, उतना ही रॉ मटेरियल भी ज्यादा लाओगे। तो आपके फिक्स एसेट बढ़ने के साथ साथ आपके वर्किंग कैपिटल एसेट्स भी जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं। तो ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होगा कि कितना मैं दोनों का बैलेंस हैंडल कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड आपका है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा ये भी डिसाइड करते हो आपको 1 साल का लोन लेना है, 5 साल का लोन लेना है, या 15 साल का लोन लेना है। आपकी किस चीज़ के लिए आप कितना लोन लोगे, ये चीज़ भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। जैसे कि एक आम इंसान का भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे लोगे, तो अगर वो गाड़ी ले रहा है तो 5 साल का लोन ले रहा है, पर अगर घर ले रहा है तो वहीं पे वो कितना ले रहा है, 20 साल का लोन ले रहा है।
तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि आप कितने जो है लिक्विड एसेट्स के ऊपर कितना खर्च कर रहे हो, कितने लॉन्ग टर्म में आप लोन ले रहे हो, कितने शॉर्ट टर्म फंड्स ले रहे हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो है लोन भी हो सकता है या फिर शेयर कैपिटल से आया हुआ पैसा भी हो सकता है। तो ये भी आप डिसाइड करते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा। नेक्स्ट पढ़ो तुम कीरत। नेक्स्ट है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट इक्विटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा आप ये भी डिसाइड करते हो कि जो मेरा लॉन्ग टर्म लोन है, अगर मुझे 40 लाख रुपए चाहिए 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो उसमें कितना पैसा 40 लाख में से उधार का आएगा और कितना पैसा शेयर होल्डर का आएगा, ये भी आप डिसाइड करते हो। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हो कि आपको 5 लाख का आपको 5 साल के लिए पैसा चाहिए, 20 साल के लिए पैसा चाहिए, 10 साल के लिए पैसा चाहिए। दूसरी चीज ये डिसाइड करते हो कि जो आपको 10 साल के लिए पैसा चाहिए, 5 साल के लिए पैसा चाहिए, 1 साल के लिए पैसा चाहिए, वो कितना इक्विटी से आएगा और कितना डेट से आएगा। इतना ज़्यादा फोकस मत करना, बहुत ज़्यादा मार्कर का क्वेश्चन नहीं है, इसको सिर्फ पॉइंट वाइज 3 पॉइंट याद कर लेना। नेक्स्ट है ऑल आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जाम्पल इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। हायर अमाउंट ऑफ डेट मीन हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस इन फ्यूचर, सिमिलरली यूज ऑफ हाई इक्विटी मीन्स हाई पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो आप ये भी डिसाइड करते हो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि आप डिविडेंड ज़्यादा देना चाहते हो या इंटरेस्ट ज़्यादा देना चाहते हो, तो ये भी चीज़ आप डिसाइड करोगे। ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मिला आपको, उसकी पहली लाइन है, द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ विच इज रेफर टू एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। अभी एक सेकेंड होल्ड करना, समझाती हूँ। सबसे पहले ये बात समझ लो, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस करोगे, इसका मतलब ये है बिजनेस मैनेज करोगे कल को किसी का। तो अच्छे मैनेजर बनोगे, बिजनेस के मालिक बनने की बात नहीं हो रही है, मैनेजर बनने की बात हो रही है। तो तुम्हें अगर कोई हायर कर रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, अगर तुम एक कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो और तुम्हें काम दिया गया फाइनेंस मैनेज करना है तूने मेरा, तो तुम्हारा मुख्य कार्य, तुम्हारा मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जिस बंदे ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है उसके वेल्थ को बढ़ाऊं, उसके शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाऊं, ऐसा कर लूं कि उसको डिविडेंड ज्यादा मिले। सो द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, जिसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। ये बोर्ड में बहुत बार 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मत छोड़ना। इतना समझ में आया? क्योंकि कोई आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाएगा? आपके बिजनेस में तभी कोई पैसा लगाएगा जब उसको मुनाफा दिखेगा कि हाँ, अगर मैं 10 रुपए लगा रहा हूँ तो 10 मेरा कल को 20 भी बन सकता है, 15 भी बन सकता है। और वो कब होगा? जब कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन सही होंगे, गड़बड़ाएंगे नहीं, सोच समझ के कंपनी फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रांग चलेगी, तब वो उसके अंदर कोई पैसा डालेगा। ठीक है, और उसका काम कि कंपनी फाइनेंशियली ठीक से चले, ये काम फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सीएफओ, फाइनेंस मैनेजर, इन सब का ये काम होता है। आपकी जेब में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया तभी आएगा जब कंपनी को आप 50 लाख रुपए कमा के दोगे। तो योर ऑब्जेक्टिव एज अ फाइनेंशियल मैनेजर शुड बी टू इंक्रीज, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगा रखा है उसको बढ़ा के दो, घटा के नहीं दोगे। जिस दिन तुमने 1 रुपया घटा दिया तो उस दिन तुम कंपनी से बाहर हो। इतना क्लियर है? आवाज नहीं आई? अब पैसे को लेके आप क्या क्या डिसीशंस लेते हो? ठीक है, 3 तरीके के डिसीशंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये होता है कि आपके बिजनेस में आप कितना पैसा डालोगे, कितना आप जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स में डालोगे और कितना शॉर्ट टर्म एसेट्स में डालोगे, उसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहते हैं। ये पैसा डालने के लिए आएगा कहाँ से? शेयर होल्डर से आएगा, डेट से आएगा, वो डिसीजन को कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, कि ये फाइनेंस आएगा कहाँ से। ठीक है, और डिविडेंड डिसीजन, जब वो पैसा आपने कमा लिया, उस पैसे से आपने और पैसा बना लिया, उसे बांटोगे कैसे, वो होता है डिविडेंड डिसीजन। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन फोकस करता है कि कैसे कंपनी जो है, जो कंपनी के पास पैसा आएगा उसको अलग अलग एसेट्स में कैसे वो इन्वेस्ट करेंगी, कितने लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा डालेंगे, कितने शॉर्ट टर्म एसेट्स में डालेंगे। जब वो शॉर्ट टर्म एसेट्स में डालती हैं उसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म में डालते हो, ये वर्ड याद रखना, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये 1 मार्क का आया हुआ है।
फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और सबसे फेमस वर्ड है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, तो अगर मैं कंपनी में मशीन पे पैसा लगा रही हूँ, ठीक है, जमीन खरीद रही हूँ फैक्ट्री लगाने के लिए, वो सब मेरे लॉन्ग टर्म है, वो कैपिटल बजटिंग है। अब मुझे एक चीज बताओ, सारे के सारे जो पहले जवाब दे उसके लिए क्लैपिंग। मैंने 10 करोड़ की जमीन खरीद ली, ठीक है, अब मुझे जमीन नहीं सूट कर रही, ठीक है, अब मैं ज़मीन जो है कहीं और लेना चाहती हूँ, वो ज़मीन मुझे निकालनी है, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे लगता है कि डिसीजन मैंने सही नहीं लिया, अब मुझे वापस होना है, इससे मेरे को प्रॉब्लम क्या आएगी? नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? एसेट्स, ठीक है, और जब मैं यू टर्न मालूम मारूंगी अपने डिसीजन से, जब मैंने एक जगह की ज़मीन ले रखी है और उससे मैं हटूंगी, तो मुझे नुकसान थोड़ा होगा या ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा। तो जब आप 10 करोड़ के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, करोड़ों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लाखों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, कैपिटल बजटिंग के अंदर, तो ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। एक बार ले लिया, पलटना आसान नहीं होता, और पलट गए तो बिना नुकसान लिए पलटोगे नहीं, नुकसान खाना पड़ेगा बुरी तरह से। कभी कोई प्रॉपर्टी ली है जिसमें भूत भूत रहते हो? लिया कभी कोई प्रॉपर्टी भूत भूत वाली? नहीं ली। यहाँ पे भी दिए। हैं? ठीक है, भूत वाली प्रॉपर्टी ले ली। घर के ताले तोड़ के चले जाते थे। हमारे यहाँ एक गुरनूर बैठी है, उसके घर के साथ वाले घर में कुत्ता रोज रोता है ना गुरनूर? और उन, ठीक है, उनके घर में कपड़े धुलते हैं, पानी इनके घर में बह रहा होता है, पता नहीं कहाँ से। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है, अगर ये पहले पता होता तो क्या वो घर लेते? नहीं लेते। वो अंदर से आवाज आ रही है, नहीं लेते हम ऐसा। तो जब आप ऐसा कोई, जब आप प्रॉपर्टी ले लेते हो जो खतरनाक है, जो आपको लगता है कि सही डिसीजन नहीं है, उससे मुड़ना थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसे डिसीजन बड़े सोच समझ के लेने चाहिए। ठीक है, अभी हम एक घर देख रहे हैं, घर के लिए हमारे को सबसे पहला मुद्दा आ रहा है हमें पार्किंग मिल जाए। अगर मैंने आज घर ले लिया, बहुत सस्ते में ले लिया, और पार्किंग नहीं मिली, तो मुझे क्या नुकसान होगा? पहला रोना यही रहेगा, पार्किंग तो है नहीं। और मेरी रोज कितनी लड़ाइयाँ होगी पार्किंग के चक्कर में। कार चोरी हो सकती है। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। एक गलत डिसीजन और आपकी बैंड बज जाएगी। ठीक है, तो आप कितना इन्वेस्ट करोगे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, वो डिसाइड करता है। आपके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कौन सा बेस्ट है, वो डिसाइड करने में हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म दो, शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है। शॉर्ट टर्म वाले को वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म ही कहते हैं, लॉन्ग टर्म वाले को कैपिटल बजटिंग कहते हैं। इतना समझ में आया? क्लियर है? नाउ कैपिटल बजटिंग डिसीजन के ऊपर आते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन वो होता है जो आप अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर, लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो। अब इसके अंदर एक कीवर्ड होगा, मुझे नहीं पता आपकी बुक में कहाँ कहाँ पर है, ये वर्ड ढूंढ लो। इट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ एसेट्स, कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। It affects the amount of assets, competitiveness and profitability of the business. कैपिटल बजटिंग डिसीजन ये जानने में हेल्प करता है कि आपकी कंपनी के कितना, ये अफेक्ट करता है आपकी कंपनी के साइज ऑफ एसेट्स पे, कितने एसेट्स होंगे। ठीक है, आपके बिजनेस का कॉम्पिटिटिवनेस कितना रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितना रहेगा। आपका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अमाउंट ऑफ एसेट्स। पेपर में लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए आती है, which decisions help you in which health decision affects the amount of assets, competitiveness and profitability of business। ये पेपर में बहुत बार 1 मार्कर आया है, इसलिए कह रही हूँ इसको अंडरलाइन कर लेना, नहीं मिले तो पूछो मुझसे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब इसका है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट में पैसा कब डालोगे, कौन से वाले प्रोजेक्ट में पैसा डालोगे और कौन से प्रोजेक्ट में नहीं डालोगे लॉन्ग टर्म वाले में, उसके क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। 2 प्रॉपर्टी खरीदनी है, उनमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी क्यों खरीदोगे वो हम डिसाइड करते हैं, इसके फैक्टर्स पीछे ये हैं। सबसे पहला आपका फैक्टर्स है अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम द प्रपोज प्रोजेक्ट शुड बी केयरफुली एनालाइज।
दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए मास्क बना लो, प्रोजेक्ट बी सैनिटाइजर बना लो, ठीक है। तो आपके दोनों प्रोजेक्ट है, सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एक प्रोजेक्ट आपको टोटल में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट देगा, एक प्रोजेक्ट आपको 12 लाख का प्रॉफिट देगा। तो कौन सा सूटेबल है, कौन सा सूटेबल है? एक 10 लाख का रिटर्न, 12 वाला पेपर में एज इट इज ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बोल देना, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एक ए वाला प्रोजेक्ट है वो इतना रिटर्न दे रहा है, बी वाला इतना दे रहा है, बताओ कौन सा वाला जाना चाहिए, तो आप सीधा बोल देना बी वाला, ठीक है। सेकंड, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न शुड बी केयरफुली स्टडी इन टर्म्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड फ्रॉम द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। इसके अंदर ये मुझे अपनी बुक दिखाना, उसके अंदर मिलेगा मुझे ये बेटर लाइन। मैंने जो भी पहले बताया वो रेट ऑफ रिटर्न था, वो कैश फ्लो नहीं था। रेट ऑफ रिटर्न जो है कौन सा प्रोजेक्ट आपको कितना रिटर्न दे रहा है। एक प्रोजेक्ट आपको 10% का रिटर्न दे रहा है, एक प्रोजेक्ट आपको 12% का है, 10 लाख का रिटर्न दे रहा है, 12 लाख का, सेम इन्वेस्टमेंट पे तो आप 12 लाख का लेके जाओगे। एक होता है कैश फ्लो, एक बिजनेस कह रहा है कि मैं 5 साल तक चलूंगा, मेरा ये जो प्रोजेक्ट है 5 साल का प्रोजेक्ट है, और हर साल आपको 4 लाख रुपया कैश देगा, ठीक है। तो हर साल आपके पास 4 लाख रुपए आएंगे अगले 5 सालों तक, ठीक है। वहीं पे दूसरा प्रोजेक्ट कहता है कि मैं आपको 5 सालों तक कुछ नहीं दूंगा और 5 साल बाद इकट्ठे 18 लाख रुपए दे दूंगा। तो कौन सा बेटर है? पहले वाला। पहले वाले के दो फायदे हैं, सबसे पहले आपका पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा 5 साल के लिए, आपको हर साल पैसा आ रहा है, ठीक है। 2 लाख एक्स्ट्रा इज सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज आपके पास हर साल 4 लाख रुपए आ रहा है, आपका पैसा इकट्ठा रुक नहीं गया। अब 4 लाख अगर मेरे पास हर साल आ रहा है, मुझे पता है कि मेरे कुछ खर्चे ये हैंडल कर सकता है, ये इस 4 लाख को मैं फर्दर कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उस 4 लाख को मैं इन्वेस्ट कर करके जब तक वो 5 साल होंगे, हो सकता है कि वो 4 का 6 होते हुए वो 24-25 लाख बन जाए। समझ में आया? तो कैश फ्लो वाला बिजनेस हमेशा बेटर होता है एज कम्पेयर टू एक साथ बहुत बाद में पैसा आएगा, ठीक है। अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, मुझे हर महीने की फीस आना बेटर है, या एक साल तक मैं पढ़ाती रहूँ पढ़ाती रहूँ पढ़ाती रहूँ और एक साल बाद आप मुझे आके फीस दो, वो बेटर है? हर महीने आना बेटर है, क्योंकि मेरे हर खर्चे तो हर महीने के बंधे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि कीरत जो है एक साल बाद मुझे पैसे ला के देगा तो मैं अपना खर्चा चलाऊंगी, तो क्या ये ठीक रहेगा? नहीं चलेगा ना। तो आपका कैश फ्लो भी बहुत मैटर करता है। उसके अलावा आप बहुत सारे एनालिसिस करते हो, वो पॉइंट छोड़ देना, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे। यहाँ से आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कैश फ्लो वाला और रेट ऑफ रिटर्न वाला। उसमें सिर्फ आपके आगे केस स्टडी दे देंगे, ए प्रोजेक्ट है वो 4 साल में आपको 5-5 लाख रुपया दे रहा है, और बी प्रोजेक्ट जो है वो इकट्ठे आपको पैसा दे रहा है, बताओ कौन सा बेटर है। दूसरा आपको दे देंगे कि एक का रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, दूसरे का रेट ऑफ रिटर्न 20% का है, दोनों में से बता दो कौन सा बेटर है, ठीक है। फिर हम आते हैं वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो उसमें आप रॉ मटेरियल पे खर्चा कर रहे हो, अपना दिनचर्या की चीज़ों में थोड़ा बहुत कैश वैश ये सब हैंडल कर रहे हो, तो डे टू डे के खर्चे निकालने के लिए जो पैसा आप अरेंज करते हो उसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। एंड ये जो है कैश इन्वेंट्री इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर एक लाइन मिलेगी, इट अफेक्ट्स लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये वर्ड ढूंढो पेपर के अंदर, अगर आ गया कि विच डिसीजन अफेक्ट लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो आप बोलोगे शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। और अगर आपसे पूछ लिया कि विच डिसीजन अफेक्ट अमाउंट ऑफ एसेट कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो आप बोलोगे कैपिटल बजटिंग। पेपर में आया हुआ है बहुत बार, ढूंढो लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है लिक्विड कैश होना हाथ में, तो जब लिक्विड कैश की बात हो रही है तो शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, सिंपल बात। अमाउंट ऑफ एसेट्स की बात हो रही है, तो एसेट ये नहीं कि एक बार खरीद लिया और खत्म हो गई, नहीं, एसेट लंबा चलता है, एसेट लंबा चलता है, इसलिए वो कैपिटल बजटिंग। मिला लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये तो कर लिया हमने इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। अब ये इन्वेस्टमेंट तो करने की सोच ली, पैसा आएगा कहाँ से? या तो पिताजी का पेड़ लगाओ, ठीक है, या तो कोई आप पे भरोसा करता हो शेयर होल्डर आपके ऊपर पैसा लगाने को तैयार हो जाए, और वो भी इतनी शक्ल माड़ी है, वो भी इतना भरोसे के लायक नहीं हो, तो उधार लो जाके, ठीक है ना। तो हम वो डिसाइड करते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से। ये हाँ, बैंक लोन, तुम्हारी शक्ल इतनी माड़ी है, लोन आएगा? ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, अब लोन का भी अपना फायदा और नुकसान है, शेयर होल्डर से पैसा लेने का अपने फायदा नुकसान है, तो वो हम सारे पढ़ेंगे, ये चैप्टर में 100% क्वेश्चन आएगा। इसके जो फैक्टर्स हैं ये 100% हर साल बोर्ड में आते हैं, इनके फैक्टर्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपका पैसा कहाँ से आएगा, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ओन्ड सोर्सेस और बोरोड सोर्सेस।
या तो आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग से पैसा डाल लो, थोड़ा आपने जोड़ रखा हो पैसा, बाकी आप शेयर होल्डर से ले लो, या फिर आप उधार का पैसा ले लो जिसमें लोन वोन सबसे फेमस है ना। डेट को लेके, उधार को लेके क्या क्या चीजें दिमाग में रखने की होती है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड हैज टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट business has made profit or not. Likewise, borrowed fund have to be repaid at a fixed time. ठीक है, आप फायदे में चल रहे हो चाहे घाटे में चल रहे हो, लोन ले रखा है तो आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा, है ना। अगर आपने कुछ भी आपका लोन पे चल रहा है, आपको उसकी किस्तें भरनी पड़ेंगी, चाहे आपको कितना ही कोरोना ने नुकसान दे दिया, कुछ भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और फिक्स टाइम पे देना पड़ेगा, ये भी नहीं कि आप कहते हो 2-4 दिन आगे पीछे दे दूंगा, नहीं, फिक्स टाइम पे देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत रिस्क रहती है। ठीक है, और इसको जो है, जो आप बोरोड पैसा लेते हो, उसको आप कहते हो, मैं भी बोली, कॉस्ट ऑफ डेट। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। जो आपने उधार लिया उसके बदले जो आप ब्याज देते हो उसे कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो आपको भरनी ही भरनी है, और फिक्स डेट पे ही भरनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक प्रॉब्लम है डेट के साथ। एंड द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी as the degree of risk assumed by the investor is less and the amount of interest paid by the company is tax deductible. इस बात को बहुत अच्छे से समझो। उधार जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ डेट, डेट के बदले जो आप इंटरेस्ट भरते हो दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट। और शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर से पैसे लेने के बदले उसको जो आप डिविडेंड देते हो उसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है। क्यों कम होता है? सबसे पहले जो इन्वेस्टर का रिस्क है वो कम हो जाता है। जिस बंदे ने आपको उधार दिया है वो शांति से सोएगा, मतलब कि जिसने आपको उधार दे रखा है, जैसे बैंक है, नॉट बंदा, जिस बैंक ने आपको उधार दे रखा है, ठीक है, वो ज्यादा बेटर कंडीशन में है, या जिसने आपको शेयर, आपके शेयर्स में पैसा लगा रखा है वो ज्यादा बेटर कंडीशन में है। ठीक है, जिस बैंक ने आपको उधार जिसने आपको जिस बैंक ने आपको उधार दे रखा है वो ज्यादा बेटर कंडीशन में है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गिरवी रखा होगा उसके पास। बैंक को ये पता है कि अगर ये हमारी किस्त नहीं भरेगा, हमें ब्याज नहीं देगा, इसका ये सामान बेचेंगे और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो बैंक को टेंशन, ये बैंक का रिस्क कम है। शेयर होल्डर की बात होती है, शेयर होल्डर में चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो, अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे? बताओ प्रियांशी। नहीं मिलेंगे। बट अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो क्या उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? कंपनी घाटे में जा रही है, ठीक है, और वहीं कंपनी घाटे में जा रही है, राइट वाइज सबसे पहले आपके इंटरेस्ट वाले होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, राइट। ठीक है, सबसे पहले क्रेडिटर्स होते हैं बेटा, सबसे पहला पैसा क्रेडिटर को जाएगा, फिर शेयर होल्डर, प्रेफरेंस, फिर इक्विटी। बैलेंस शीट में हमेशा क्रेडिटर ऊपर रहेगा, उसके बाद आपका प्रेफरेंस रहेगा, और उसके बाद इक्विटी रहेगा, हमेशा। ठीक है, चलो कब पे करना कंपलसरी है, बट इन दोनों के कंपैरिजन में भी जो आपके इंटरेस्ट होल्डर है और प्रेफरेंस है, इन दोनों में भी बेटर कंडीशन में इंटरेस्ट वाला है, क्योंकि प्रेफरेंस वाले के पास अगेन ये ऑप्शन दे देता है, कंपनी को ये ऑप्शन होता है, या तो आप अगले साल दे दो या उधार दे के थोड़ा बहुत दे दो। ठीक है, फिक्स अमाउंट किसके पास जा रहा है? फिक्स अमाउंट किसके पास जा रहा है? इंटरेस्ट वाले के पास जा रहा है, और उसके पास जाना ही जाना है, उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझो।
और दूसरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को अगर पैसे नहीं मिले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला एक तरह से ये कर देगा कि कंपनी अच्छी नहीं है, अपने वो शेयर्स निकाल देगा उस कंपनी से, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल लेगा, चाहे वो इक्विटी वाला है चाहे वो प्रेफरेंस वाला है। अगर उसने कंपनी में पैसा डाल रखा है और कंपनी मुनाफा नहीं दे रही तो ये शेयर होल्डर अपना पैसा वापस निकाल लेंगे, चाहे घाटे से निकाले चाहे कैसे भी निकाले, ठीक है, जिससे कंपनी की गुडविल गिर सकती है। इतना समझ में आया? तो इन दोनों के अंदर ये देखा जाता है कि जब आप डेट लेते हो और जब आप इक्विटी लेते हो, ठीक है, उसमें डेट लेना ज़्यादा बेटर ऑफ कंडीशन है, क्योंकि इन्वेस्टर का खतरा कम हो जाता है सबसे पहले। और दूसरा, जो आप डेट के ऊपर इंटरेस्ट भरते हो, चाहे वो आपका कोई भी लोन हो, आपका पर्सनल लाइफ के लोन भी हो, चाहे गाड़ी घर के लोन हो, चाहे बिजनेस के लोन हो, आपके जो लोन्स का पैसा होता है उस पर जो आप ब्याज भरते हो, तो जब आप टैक्स देने जाते हो टैक्स के अंदर से जितना आपने इंटरेस्ट का अमाउंट भरा है वो माइनस हो जाता है, तो आपका दिया हुआ ब्याज आपके टैक्स को कम कर देता है, पर आपका दिया हुआ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आपका दिया हुआ डिविडेंड आपके टैक्स को कम नहीं करता, वो वहीं का वहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं डेट लेना ये आपको एक फ़ायदा देता है। सबसे पहले एक चीज़ और भी फ़ायदामंद है, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर मुझे इक्विटी पे पैसा लेना है, मुझे शेयर होल्डर से पैसा लेना है, तो उसके लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, प्रॉस्पेक्टस निकालने पड़ेंगे, मुझे जो है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फलाना ढिमकाना 36 चीज़ें, वो तो कंपनी का केस है खैर, मुझे जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए काफ़ी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि आइए आइए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, ये है, मुझे सेल्समैन हायर करने पड़ेंगे, मुझे शेयर बिकवाने पड़ेंगे उसके, वहीं पे तो उसका मेरा खर्चा होगा। वहीं पे अगर मुझे लोन लेना है तो मैं बैंक में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगी और मुझे लोन मिल जाएगा, तो मुझे लोन लेना इस मामले में भी सस्ता पड़ता है, ठीक है। और लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट भरोगे वो टैक्स फ्री होता है, उतना ही टैक्स का अमाउंट कम हो जाता है, तो आपको टैक्स बचाना है तो लोन लो, डिविडेंड से बेटर होता है, डिविडेंड आपका टैक्स कम नहीं करेगा, आपका लोन जो है आपके टैक्स को कम कर देगा। इतनी बात समझ में आई? लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा था, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये वाली बुक नहीं है बच्चे, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें मैंने डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करवाई थी, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करवाया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कराया था। इन सर्टेन टॉपिक्स थे जो उस दिन कवर नहीं हुए थे, जो मैं आज कवर कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, तुम्हारी बुक में है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, तुम बताओ कौन से पेज पे है? 231, बोलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, म्यूट कर लो। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये किताब आपको एक अच्छा मैनेजर होना सिखाती है कि एक अच्छे मैनेजर कैसे बनते हैं। यहाँ पे आप फाइनेंशियल मैनेजर होने का एक पोस्ट संभालेंगे कि एक कंपनी के एक फाइनेंस मैनेजर होने के नाते आपके क्या क्या मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, आपको क्यों कंपनी हायर करे, आपको क्यों जॉब दे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक फाइनेंस मैनेजर जो होता है कंपनी का, उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, जो लोग कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जिनकी बदौलत आपको नौकरी मिली है, ठीक है, आपका मुख्य कारण ये रहेगा कि आप उनके पैसे को बढ़ा के दें, ठीक है। अगर मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाया तो मेरा 10 लाख 20 लाख में कन्वर्ट करने का काम आपका है, ऐसे बता लो, ऐसे डिसीजंस ले लो, ऐसे डिसीजंस लो जो कंपनी को पैसा दिलवाए। समझ में आया? ज्यादा लंबी सांसें भी मत छोड़ो। कैसे लग रहा है तुम शिनचैन से? अजीब से लग रहा है, ठीक है। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, कैसे एक फाइनेंस मैनेजर ये मेक श्योर करता है कि जो कंपनी में पैसा डाल रहा है उसका पैसा बढ़े। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले, कंपनी के अंदर जो पैसा लाए, ठीक है, कंपनी को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो पैसा जो वो कंपनी के अंदर ला रहा है, अगर कोई बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट है और 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तुमने सैनिटाइज किया, अगर आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है तो वो 10 लाख रुपए जो है वो सस्ते दाम पे आना चाहिए या महंगे दाम पे आना चाहिए? सस्ते दाम पे, मतलब कि
अगर आप जो है अंकित से पैसे लेने गए 10 लाख रुपए, ठीक है, अंकित ने कहा 10% ब्याज लूंगा, 10% इंटरेस्ट लूंगा। वहीं पे आप कीरत से पैसे लेने गए 10 लाख रुपए, उसने कहा 8% इंटरेस्ट लूंगा। किससे पैसे लेने चाहिए? कीरत से। तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर पैसा लाओ सस्ते दाम पे, ठीक है, ये फाइनेंस मैनेजर की समझदारी होती है। समझ आया? दूसरा, इंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कंपनी के अंदर जब पैसा आ जाए तो ये मेक श्योर करो कि पैसे की वेस्टेज ना हो। सोच समझ के पैसे की ज़रूरत को यूज करा जाए, वेस्टेज ऑफ मनी बिल्कुल ना हो, एफिशिएंटली एक एक रुपए को सोच समझ के इन्वेस्ट किया जाए, वेस्टेज ना करी जाए। तीसरा जो स्टेप ले सकता है फाइनेंस मैनेजर कंपनी में पैसा बढ़ाने के लिए, सेफ्टी ऑफ फंड्स, वेस्टेज ऑफ फंड्स ना हो, ठीक है, आप रिजर्व क्रिएट करो, प्रॉफिट में और प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो। ये सब तरीकों से आप जो है पैसे को बढ़ा सकते हो। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस मैनेजर। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये कॉन्सेप्ट मिला? देखो फाइनेंशियल प्लानिंग तुम्हारी कौन सी बुक, तुम्हारे कौन से पेज पे है ईशान? फाइनेंशियल प्लानिंग ढूंढो, फाइनेंशियल प्लानिंग। ईशान, मोहित तुम्हें मिला फाइनेंशियल प्लानिंग? आगे पीछे ढूंढो फाइनेंशियल प्लानिंग। 9.11 पे है मोहित। गुरुवंश तुम्हें मिला? ना दो वर्ड होते हैं पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे कि ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल प्लानिंग है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे लगाओगे, कैसे उसको जो है यूटिलाइज करोगे, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि आने वाले समय में आपको पैसा चाहिए होगा, तो किस सोर्सेज द्वारा वो पैसा इकट्ठा करोगे। जिस समय पे आपको पैसा चाहिए उस समय पे आपके पास वो पैसा हो, तो समय के अनुसार आपके पास वो पैसा आ जाए, आप पैसे की मैनेजमेंट करो, उसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। जैसे दिवाली के टाइम पे पैसा ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो आप प्लान करके रखो कि दिवाली के टाइम पे ये सारे खर्चे निकालने के लिए मेरे पास पैसे हों। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। अंडरलाइन द वर्ड फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। आप पहले से ही माइंड में आइडिया बना लेते हो कि कितने का खर्चा मेरा होगा, ठीक है। जैसे ही आप एडमिशन की बात करोगे, जैसे ही आप दिवाली के खर्चे की बात करोगे, जैसे ही आप कॉन्टी की बात करोगे, आपकी जो है फेयरवेल पार्टी की बात करोगे, आपका एक सर्टन माइंड में खर्चा आपके दिमाग में आ जाता है, उसे ब्लूप्रिंट ऑफ खर्चा कहते हैं। तो इट इज अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशंस। पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, विच कॉन्सेप्ट डील्स विद द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बोलोगे फाइनेंशियल प्लानिंग। इट इंश्योर्स द इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम। सही समय पे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो 20 साल बाद या 10 साल बाद तुम कनाडा जाओ, 5 साल बाद तुम कनाडा जाओ, उसके लिए तुम अभी से पैसा सेव करना शुरू कर दोगे। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने जैसे कीरत 10 साल पहले से ही प्लानिंग कर दी थी कि हमारा बच्चा जब 12वीं करेगा उसके बाद से कनाडा भेजेंगे, उसके लिए उन्होंने अभी से ही प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी, पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट कर दी होगी कि जब उसकी 12वीं हो तो हमारे पास 25-26 लाख का एक सम हो, एक कॉर्पस हो, एक अमाउंट हो जो हम उसे लगा के बाहर भेज सकें, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आप ये देखते हो कि आपके पास जिस समय पे आपको पैसा चाहिए उस समय पे पैसा हो। तो इसमें समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर समय की बात कर दी गई तो भी वो फाइनेंशियल प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग जो होती है वो पास्ट के लिए होती है कि फ्यूचर के लिए होती है? फ्यूचर के लिए होती है, ठीक है। पास्ट को देख के आप फ्यूचर का प्लान करते हो, तो इट इज डन फॉर फ्यूचर। तो इसमें जो फ्यूचर की बात आ जाए, टाइम की बात आ जाए, तो भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है। पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग। समय की बात हो गई, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की बात हो गई, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो आपको कितना पैसा कब चाहिए होगा, किस समय पे चाहिए होगा, उससे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। और किस सोर्स से दोबारा वो पैसे लाओगे, पीपीएफ तोड़ोगे, एफडी खोलोगे, ठीक है, उधार लोगे, लोन लोगे, वो सब चीजें आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट बनती है। ऑब्जेक्टिव्स गिवन है आपकी बुक में सब में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है।
सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, हम क्यों इतना प्लान करके चलते हैं पैसों का, कि मार्च में नई ट्यूशन स्टार्ट होंगी तो पूनम को लोटस सर्कल के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, बोर्ड बनवाने पड़ेंगे, ऑनलाइन प्रमोशंस करनी पड़ेंगी, उस टाइम पे पूनम का 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। उसके लिए पूनम अभी से सोच के रखेगी, साल भर उसकी प्लानिंग चला लेगी। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला उद्देश्य होता है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड। जिस समय पे आपके पास आपको पैसे की जरूरत हो उस समय आपको पैसा हो। मिला नहीं मिला? इम्पोर्टेंस है, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। 239 पे देखो, मिल गया गुरुवंश? मोहित, मोहित, मोहित आवाज नहीं आई। सो टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड, सबसे पहले तो ये होता है कि जब आपको पैसे की जरूरत है आपको मिल जाए। उसके अलावा टू सी, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेशन ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने के लिए पैसा चाहिए हो, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए पैसा चाहिए हो, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। और एस्टिमेशन ऑफ द टाइम एट विच दीज फंड्स विल बी रिक्वायर्ड, आपको समय का भी पता होना चाहिए किस समय पे कितना पैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा। अब मैंने किस तरह से अपना एस्टिमेशन लगा रखा है, प्लानिंग कर रखी है कि मार्च के टाइम पे ही पेपर होते हैं, मार्च के टाइम पे ही एडमिशन्स आते हैं, तो उस टाइम पे ही मोटा खर्चा मेरा निकलेगा। टू सी दैट इफ फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, अगर मुझे चाहिए होगी 2 लाख की रिक्वायरमेंट और मैं 4 लाख बचा के बैठी हूँ, ठीक है, या फिर मुझे 2 लाख की रिक्वायरमेंट और मैंने 4 लाख को उधार लेके एडवर्टाइजमेंट कर दी, क्या नुकसान है मेरे को? लायबिलिटी बढ़ जाएगी और ठीक है, सरदर्दी बढ़ जाएगी बिना बात का, मेरे को कि उसके ऊपर पैसा रिटर्न भी तो करना है, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। या फिर मैंने अगर किसी को वो दिए शेयर्स बेचे हैं तो उसका मालिकाना हक मेरे पे बढ़ जाएगा, तो वो सब मुझे नहीं करवाना। तो जितना पैसा चाहिए उतना ही होना चाहिए। समझ में आया गुरुवंश? ठीक है, अब आपका टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पेपर में आ रहा है, बोर्ड्स में आएगा, फेवरेट क्वेश्चन। फर्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग, it helps in forecasting what may happen in the future under different business situation। अगर आप प्लान करके चलोगे तो उससे क्या होगा, आपको ये फायदा रहेगा कि आप ये अपना दिमाग लगा सकते हो कि अगर आने वाली सिचुएशन में मैंने कम प्रॉफिट कमाया तो मैं कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा, अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो मैं कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि कोरोना का टाइम है, कोरोना के टाइम में ज़्यादा फीस मिलेगी नहीं, ज़्यादा फीस मिलेगी नहीं पर मेरा खर्चा वैसे ही खड़ा है, तो ठीक है, तो मैं इस तरह से प्लान करके चलूंगी कि अगर मेरी फीस कम हो जाती है इस साल तो मैं अगला जो मेरे सेशन में खर्चा है वो थोड़ा कम करूंगी या ज़्यादा करूंगी, ये किस तरह से करूंगी, कहाँ पे ज़्यादा है मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको जो है फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है कि अगर आप 10% का प्रॉफिट कमा रहे हो तो किस तरह से स्टेप लो, अगर 20% का प्रॉफिट कमा रहे हो तो किस तरीके से स्टेप्स लो। समझ में आया? So it helps in forecasting what may happen in the future under different business situation. By doing so, it helps the firm to better prepare for to face the future. अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हो तो आपको फ्यूचर में आने वाली दिक्कतों का सामना करने में आसानी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ 10% सेल इज प्रिडिक्टेड, आपने सोचा था कि 10% की सेल्स होंगी, 10% से सेल बढ़ेंगी, बट हुआ क्या, या तो 5% से सेल बढ़ गई या 15% से सेल बढ़ गई। ठीक है, तो दोनों के आधार पे आप आगे जो आने वाला कमाई होगी, आगे आने वाला जो खर्चा होगा वो डिफरेंट करोगे। ठीक है, तो आप तीनों के ब्लूप्रिंट बना के चलोगे, ज्यादा कमाई हो गई तो मैं ज्यादा खर्चा करना है, कम कमाई हुई तो कम खर्चा करना है, जितना सोचा था उस हिसाब से फिर खर्चा करना। सेकेंड, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज एंड हेल्प द कंपनी इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। अगर आपने फाइनेंशियल प्लान कर रखा है, पहले से ही सोच रखा है, प्लानिंग कर रखी है, तो आने वाले झटकों को आप में बर्दाश्त करने की हिम्मत होती है। अगर मैंने थोड़ी सी पहले से ही पैसों की प्लानिंग कर रखी है, ठीक है, तो अगर मैंने पहले से सेविंग कर रखी थी, पहले से ही पैसा साइड कर रखा था, तो कोरोना टाइम में अगर काम बंद हो गया तो भी मेरा थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, मैं गुजारा कर सकती हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने प्लानिंग कर रखी थी कि ऑनलाइन क्लासेस ऐसे लेते हैं, मैं पहले ही 2-3 सालों से ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी,
तो आने वाला जो झटका था कोरोना का, तो वो चीज़ मैं आराम से बेयर कर गई। तो अगर आप प्लान करके चलते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग खासकर, तो आने वाले झटकों को आप बर्दाश्त कर लेते हो। ठीक है, कहीं पे आग लग जाती है, कहीं पे कोई नुकसान हो जाता है, कहीं पे कुछ भी आपके झटके पड़ जाते हैं, तो आप डीमोनेटाइजेशन हो जाता है। जैसे 3-4 साल पहले डीमोनेटाइजेशन हो गया था। जिसने प्लानिंग करके नंबर 1 में कुछ पैसा रखा हुआ था वो बच गए थे। जिनका नंबर 2 का पैसा था उनको बड़ी टेंशन हुई थी। असली टेंशन उन्हीं को हुई थी, है ना? इसकी शक्ल पे सबसे ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा टेंशन इसको हुई थी। गुरुवंश समझ में आ रहा है? मोहित, मैं नहीं सुनिया। थर्ड, it helps in coordinating various business function, that is sales function, production function, by providing clear policies and procedure. अगर आप फाइनेंशियल्स, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हो, अपने फाइनेंशियल्स को प्लान करके चलते हो, क्या हो गया? ये तो अपनी सोच में मुस्कुरा रहा है, तुम अपनी सोच में मुस्कुरा रही हो, क्या हो गया? चल, तो जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हो तो आपके जितने भी सारे काम होते हैं वो भी कोऑर्डिनेटेड होके चलते हैं। ठीक है, अगर मैंने फाइनेंशियल प्लान कर रखा है कि मुझे आने वाले समय में इतना पैसा चाहिए, तो मैं क्या दारू पे पैसा उड़ाऊंगी ज़्यादा? बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगी। सिगरेट पे उड़ाऊंगी? नहीं उड़ाऊंगी ना निशान, बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगी। ठीक है ना? ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करूंगी? नहीं करूंगी, थोड़ी कम कर लूंगी, ये मैं अपने ऊपर ले रही हूँ। ठीक है ना? तो आप जो है हर चीज़ को प्लान करके चलोगे। वो सोच रहा है मैं तो बिना बात के बदनाम कर रखा हूँ मैं। पान पीढ़ी के चक्कर में पान खाती हो तुम। चलो कोई बात नहीं, बदनाम ही सही, नाम तो हुआ। अगला है, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है? डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, गैप्स इन प्लानिंग एंड कंफ्यूजन। जब आप प्रॉपर प्लान करके चलते हो, वेस्टेज कम होती है। आपका जो है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, सेम चीज़ पे बार बार खर्चा नहीं कर रहे होते हो, समझदारी से काम करते हो, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं करते हो। आपको क्लैरिटी रहती है इसमें इतना ही खर्च करना है और इसमें इतना ही खर्च करना है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई गोल ना हो, ठीक है, दिवाली आ रही है, ले भाई गिफ्ट पे गिफ्ट पेल दे, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, और वहीं पे मुझे दिखे कि मुझे उसके आगे भी कुछ खर्चा आ रहा है, मुझे सोच समझ के करना है, तो मैं अपना सोच समझ के बजट बना के खर्चा करूंगी, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं करूंगी। ठीक है ना? देन इट ऑल्सो ट्राइज टू लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। मैं अभी बैठ के मार्च के बारे में सोच रही हूँ, खर्चे के बारे में। ठीक है, आप अभी बैठ के अपनी फेयरवेल की ड्रेस के बारे में सोच रहे हो सकता है, हो ना हो क्या पता, ऑनलाइन दे रही होगी तुम फेयरवेल साड़ी पहन के। ठीक है ना? तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, आप अभी रहते रहते प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर का सोचते हो। ठीक है, कोई प्लानिंग कर रखी है? कोई भी प्लानिंग पैसों को लेके? अभी नहीं करते, पापा करते हैं। देन इट ऑल्सो लिंक्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्ट करना है। कई लोग अपनी इन्वेस्टमेंट एफडीज में करते हैं, कई लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कमेटीज में करते हैं, कई लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स में करते हैं, कई लोग गोल्ड में करते हैं, कई लोग अलग अलग चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो वो भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट बनता है कि कहाँ कितना पैसा लगाना है। देन आपको फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी हेल्प करता है कि मैंने सोचा था इतना जोड़ूंगा, जुड़ा इतना, कहाँ कमी रह गई, है ना? तो ये भी आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। आपको पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है, लिखने के लिए भी आ सकता है, प्लीज इसको देखना। ठीक है, आपको पेपर में आ सकता है, इट हेल्प्स इन लिंकिंग प्रेजेंट विद द फ्यूचर एंड इन्वेस्टमेंट विद द फाइनेंसिंग डिसीजन, टेल अस व्हिच कॉन्सेप्ट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। पेपर में ऐसे आ जाएगा। तो आप लिखोगे फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है, और वो कहेंगे इसके अलावा भी 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस बता दो। आपको क्वेश्चन आएगा, दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स यू इन लिंकिंग प्रेजेंट विद द फ्यूचर एंड इन्वेस्टमेंट विद द फाइनेंसिंग डिसीजन, टेल अस व्हिच कॉन्सेप्ट इज बीइंग हाइलाइटेड हियर। आप लिखोगे फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका सेकंड पार्ट होगा, एक्सप्लेन एनी अदर 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस। पेपर में ही आया हुआ है बहुत बार, ये टॉपिक आ रहा है, नाच नाच के आएगा। ठीक है, मैं आ गया, इतना समझ है? ठीक है, गुरुवंश, मोहित, क्लियर है? गुरुवंश एक सवाल का जवाब दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या है?
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या है? पिछले क्लास में किया था, इस बार का नहीं है। मोहित, कितने धीरे धीरे पढ़ने पलटे जा रहे हैं। सबसे कॉन्फिडेंस में ये लड़का है, मैं तो आया ही नहीं था। चल, कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग, कुछ मत बोलो। खाया पिया चलते बने, वही वाला हाल हो रहा है बच्चों का अभी तो। ठीक है, मेरा सवाल है, सुनो ध्यान से। सोमनाथ कंपनी जो है, सोमनाथ लिमिटेड एक कंपनी है, वो एक्सपोर्ट करती है कपड़ों का। इन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी जो है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बढ़िया चल रही है। इन लाइन विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कंपनी जो है अपनी मशीनरीज को अपग्रेड कर रही है, वो नई मशीनरी खरीदने का सोच रही है। उसके लिए फाइनेंस मैनेजर जो दालमिया है उसने कहा कि हमें इतना फंड चाहिए होगा और इस समय पे चाहिए होगा। ठीक है, ताकि कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट को और फाइनेंसिंग डिसीजन को कंटिन्यू लिंक कर सके कंटिन्यूस बेसिस पे। दालमिया देयरफॉर बिगेन द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फॉरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। उसने 4 साल के आगे की प्लानिंग कर ली कि वो जो है कैसे कैसे उनको कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। और उसने जो है सारा डेटा निकाला कि कितना प्रॉफिट होगा आने वाले समय में, हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, और वो मेक श्योर करना चाहता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड रहे, और जो फंड उसको नहीं मिल पा रहा है उसके लिए वो एक्सटर्नल सोर्सेज का हाथ पांव मारे। तो बताओ कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? ये समझ में आया? फाइनेंशियल प्लानिंग, समय की बात होगी, ये सब चीजें होगी। उसकी उन्होंने 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस पूछ ली है। ठीक है, इस तरह से ही आएगी। इम्पोर्टेंस करके जानी है, आ रही है पेपर में। बोर्ड आपका वहीं पे बुला के सेंटर में होगा, तो ये मत सोचना कि ऑनलाइन से काम चल जाएगा, वहाँ पेपर करना पड़ेगा। वहाँ चीटिंग नहीं हो पाएगी। कल यूपीएससी का पेपर हुआ है, 15 लाख बच्चा जाके बैठा है। हाँ? नीट का पेपर हुआ, उसमें भी लाखों बच्चा जाके बैठा है। तो अगर वो लाखों बच्चा बैठ रहा है तो आप लोगों की 10 लाख हो, आपकी बिरादरी भी 10 लाख की है, बिठाया जाएगा आप लोगों को भी बुला के सेंटर में। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको बुलाया जाएगा। ऑनलाइन कोई पेपर नहीं होने वाला, देयर इज नो शॉर्टकट। हम आते हैं फाइनेंशियल डिसीजन पे। मैंने लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ढूंढ लो पन्ने, खोल लो, खोल लो पहले हो। क्या सोच रहे थे शान? इकोनॉमिक्स पक्का करो, अकाउंट्स पक्का करो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। इको और अकाउंट्स रोकेगा। कीरत तुम्हारे को भी ये 2 सब्जेक्ट्स पक्के करो, बिजनेस स्टडीज निकाल लोगे, टेंशन नहीं है। इको अकाउंट्स सब अच्छे। तुम्हारे पास तो अकाउंट्स ही नहीं है, जिंदगी नहीं आ रही है। इको पे फोकस करो। ये ऐसा ह्यूमैनिटीज का बच्चा है जिसके पास बिजनेस स्टडीज है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है और हिंदी है और फिजिकल है। ये ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा है, मेरा अकाउंट्स ही कॉमर्स कर रहा है। ऐसा होना चाहिए ना स्कूल में, ऑप्शन अकाउंट्स छोड़ दो कॉमर्स में। तुम्हारा क्या सीन है? मुझे तुम्हारी अकाउंट्स का नहीं पता। अकाउंट्स और इको कैसी चल रही है? नजर नीचे करी तुमने, मुझे थोड़ा डाउट हुआ तुम पे। निकाल लेना, मुझे लगता है तुम जुगाड़ू हो, तुम दोनों अटकोगे। थोड़ा सीरियस हो रही है। ठीक है, गुरुवंश कैसा चल रहा है सारे सब्जेक्ट्स? मोहित, बढ़िया में जोश लाओ। ठीक है, हाउस जोश। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसका दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग। पेपर में कैपिटल बजटिंग आएगा लिखा हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जब आप एसी पे खर्चा करते हो, आप मशीन पे खर्चा करते हो, आप जमीन पे खर्चा करते हो, ऐसी किसी चीज पे खर्चा करते हो जो सालों साल चलनी है और जिसमें मोटा का खर्चा होगा, उसको जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। प्रियांशी पेज नंबर बताओ तनिष्क को। पहले पहले फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कराया था, मैं दोबारा करवा रही हूँ, फटाफट एक ब्रीफ को दे रही हूँ। जब आप लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर पैसा डालते हो उसे कैपिटल बजटिंग कहते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, क्योंकि एक बार गलत डिसीजन ले लिया लाखों करोड़ों का नुकसान है, और नुकसान खाना ऐसा हो जाता है कई बार कि आपकी कमर टूट जाती है, आप दोबारा वो बिजनेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो फाइनेंसिंग डिसीजंस लॉन्ग टर्म जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं आपकी। बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है, इरिवर्सिबल होता है। अगर अपने लियो डिसीजन से तुमने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और वो सूट नहीं करी, आपको जगह चेंज करनी पड़ गई, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये हुआ था रतन टाटा के साथ, जब उसने नैनो का प्लांट लगाया था। उसने पहला प्लांट लगाया था वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वहां पे जो आपकी वो दीदी है ममता बनर्जी, उनके साथ हो गया उनका पंगा। उन्होंने कहा प्लांट लेके जाए यहाँ से, ठीक है, यहाँ प्लांट नहीं लगाने दूंगी। वो ऑल द वे प्लांट लेके गुजरात गया। ठीक है, उसका रिफंड कुछ नहीं होगा। तो उसकी 1 किलोमीटर मूव करने की भी जो कीमत थी, एक स्टेप मूव करने की, दैट वाज इन करोड़। और वो ऑल द वे पूरी स्टेट चेंज करके गया, जो उसको बहुत नुकसान हुआ होगा। वो तो रतन टाटा था, बर्दाश्त कर गया, हम टाटे नहीं है, है ना, हमारे बाटे बच जाएंगे। आगे आ जाओ। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो आपकी साइज ऑफ एसेट्स को इफेक्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपकी लिक्विडिटी को, कि लिक्विड कैश कितना रहेगा, उसको इफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन की पैसा आएगा कहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आ रहा है। 3 से 6 नंबर ये अकेला टॉपिक खाता है। ये चैप्टर आपको देगा 8 से 9 नंबर। ठीक है, चैप्टर की वेटेज हाई है। हाँ, क्वेश्चन तो बोला ही नहीं। नहीं, टॉपिक है, टॉपिक है फाइनेंसिंग डिसीजन, पूरा बता रही हूँ। फाइनेंसिंग होता है कि बिजनेस में जितना पैसा चाहिए वो आएगा कहाँ से। शेयर होल्डर के द्वारा आएगा, अपने घर से आएगा, या फिर जो है आपका उधार लेके आएगा। ठीक है, हर किसी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। मेन सोर्सेज हमेशा याद रखना, शेयर होल्डर फंड या बोरोड फंड होता है। ठीक है, कहाँ से पैसा आएगा, कितना उधार का आएगा और कितना अपना पैसा आएगा, इक्विटी का आएगा, वो सब हम डिसाइड करते हैं। जो हम उधार का पैसा लेते हैं उसके बदले हम क्या चुकाते हैं, उधार के बदले हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट, वो कॉस्ट ऑफ डेट होता है। ठीक है, और शेयर्स के बदले हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, वो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। तो हमेशा याद रखना, कॉस्ट ऑफ डेट आया तो इंटरेस्ट की बात हो रही है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया तो आपकी या प्रीमियम की, सॉरी, डिविडेंड की बात हो रही है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आपस में कंपेयर करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट, जो आपको उधार दे रहा है वो बदले में क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे क्या मिलेगा। मैं अगर 10 लाख रुपए उधार दे रही हूँ तो उसके बदले मेरे हाथ पल्ले क्या पड़ेगा, दैट इज माई कॉस्ट ऑफ डेट, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ डेट एक्चुअली। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो डिविडेंड होता है, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ बिजनेस, बिकॉज लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क। अगर मैं आपको पैसा उधार पे दे रही हूँ तो मेरे को ये शांति है कि मेरा पैसा वापस आएगा ही आएगा, नहीं तो मार पीट के निकलवा लेंगे। अगर मैंने एज एन इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पैसा डूब ही रहा होगा तो मैं बस आंसू बहा सकती हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मैंने सेंटर खोला है, मैंने सेंटर में इन्वेस्ट किया है, तो ये अगर सेंटर डूब रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं सिर्फ आंसू बहा सकती हूँ, मैं किसको मारूंगी, अपने आप को तो मार के अपने पैसे नहीं निकाल सकती। ठीक है, पर अगर मुझे किसी ने उधार दे रखा है सेंटर को चलाने के लिए, ठीक है, अगर मेरे को किसी ने उधार दे रखा है, वो मुझे मुक्के मार के मेरे पैसे लेके जा सकता है, हो सकता है। तो इसमें जो है डेट देने वाला शांत रहता है, वो टेंशन फ्री रहता है। और दूसरी चीज़, सबसे खास चीज़ जो आगे आप एज अ सी ए बी ए को करने का प्लान कर रहा है, आप जितना भी उधार देते हो, उधार के बदले ब्याज देते हो। ठीक है, चाहे आपकी स्कूटी पे इंटरेस्ट दे रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ की इंस्टॉलमेंट कट रही हो जिसपे आप ब्याज दे रहे हो, जब आप इनकम टैक्स भरने जाओगे और आप ये सबमिट कर दोगे कि मैंने इस चीज़ का ब्याज भरा है, वो आपके इनकम टैक्स में से कट जाएगा। ठीक है, तो वट एवर द इंटरेस्ट यू पे इज टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है, और जितना भी आप डिविडेंड पे कर रहे हो वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। तो अगर मैंने लाख रुपए का मेरा टैक्स बन रहा है, और लाख, हाँ जी,
तो हमें टैक्स, मेरा 1 लाख रुपए का टैक्स है, ठीक है, मेरा 1 लाख रुपए का टैक्स है, और मैंने अगर ये दिखा दिया इनकम टैक्स को, मतलब जाके दिखा दिया कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर मैं अपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूं कि मैंने एक सर्टेन एसेट ले रखा था, ठीक है, मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी इतने उधार पे, ये मैंने उधार लिया था, और इसका मैं 10,000 रुपये महीना का ब्याज देती हूँ, ठीक है, या फिर मैं 10,000 रुपये साल का ब्याज देती हूँ, सारे इंटरेस्ट नहीं होते? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, जनरली आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स के जो इंटरेस्ट होते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका अगर सेंटर का कुछ, सेंटर कह रही हूँ मैं, आपके ऑफिस का कुछ जा रहा है, आपकी मशीनरी के ऊपर कोई इंटरेस्ट जा रहा है, आपने कोई पैसा उधार पे लिया है 20 लाख रुपए, और वो उसका जो है इंटरेस्ट जा रहा है, और आप ये कह सकते हो कि मेरा अगर 1 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है, और मैं जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आगे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूं कि मेरा 40,000 रुपए का तो मेरा इंटरेस्ट जाता है, ये मेरा बिजनेस लोन है जिसका मैं 40,000 का इंटरेस्ट भर रही हूँ, तो अब मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी ठीक है, तो ये जो आपका 60,000 है इतने का टैक्स दो मुझे, ठीक है, तो टोटल कमाई के ऊपर जितना भी आपका इंटरेस्ट जा रहा है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, ये याद रखना। आपको उधार लेना फायदा दिखता है, उधार लेना इस मामले में फायदेमंद है। वहीं पे अगर मैं ये कहूँ कि हाँ जी मेरा लाख रुपए का टैक्स बन रहा है, और मैं ये बोलूँ कि मैंने 50,000 का या 40,000 का डिविडेंड दिया, तो गवर्नमेंट बोलेगी मैं क्या करूँ, डिविडेंड दिया तो प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड दे दे, ठीक है, तो उसका कोई टैक्स नहीं कटेगा, लाख का मुझे लाख ही देना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैंने इंटरेस्ट भरा है 40,000 का, तो 1 लाख में से वो 40,000 हट जाएगा, मेरा 60,000 का टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरा टैक्स का अमाउंट बच जाता है, ठीक है, तो ये चीज मुझे फायदा देती है। तो ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉस्ट ऑफ डेट इज टैक्स डिडक्टेबल सोर्स, ठीक है, ये लाइन ढूंढ लेना, इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, whereas dividend are paid out of tax, paid out of after tax profits, ठीक है, तो आपके पास टैक्स टूक्स कटने के बाद जो बचता है उसमें से आप डिविडेंड देते हो। तो डिविडेंड का देना आपको कोई फायदा नहीं देता, इंटरेस्ट देना आपके टैक्स को कम कर देता है। इतना समझ में आया? 1 मिनट का ब्रेक दो तो पानी पी लो। पानी कहाँ रखा है? बॉटल देना किरत, वो स्पीकर के उस तरफ है। नाउ डेट देना, डेट के साथ एक प्रॉब्लम है, बट डेट देना सस्ता तो पड़ता है, पर रिस्क किसमें ज्यादा होता है, उधार में या फिर इन्वेस्टर के पैसे में? उधार में। तो डेट आपको सस्ता तो पड़ता है पर रिस्की बहुत होता है, ठीक है, उधार वापस नहीं कर पाए तो बहुत लंबा फंसते हैं, ठीक है ना, क्लियर है? तो डेट आपको सस्ता भले ही पड़ता पर रिस्की अफेयर है, ठीक है, हर 10 तारीख को किस्त कटनी है तो कटनी है, ठीक है, तो बिजनेस को टाइमली पेमेंट करनी ही पड़ती है। अगर आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया अपनी पेमेंट में, तो बिजनेस आपका लिक्विडेशन में भी जा सकता है, बिजनेस का दिवालिया निकल सकता है। इसी के बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी, वाई रिटेन्ड अर्निंग आर नॉट द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, दिख रही है? ये मैं नेक्स्ट उसमें लेती हूँ, पहले फैक्टर्स पे आ जाओ, फैक्टर्स फटाफट करवा देती हूँ। मैं अपना बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो धार से लूँ या मैं इक्विटी के पैसे से लूँ, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्या कंपनी में हर वक्त कैश रहता है कि नहीं? अगर कंपनी में हर वक्त कैश रहता है तो उस समय पे उधार लेना बेटर है या फिर एक शेयर होल्डर से पैसा लेना बेटर है? बताओ। नहीं, अगर कंपनी में हर वक्त पैसा रहता है तो उधार लेना बेटर है या शेयर होल्डर से पैसा लेना बेटर है? पैसा आता रहता है, मुझे 10 लाख का लोन लेना है, 10 लाख मुझे बिजनेस में चाहिए, चाहे वो लोन से ले लूं चाहे शेयर होल्डर से ले लूं, पर कंपनी में हर महीने लाख रुपया आता है, ठीक है, डेट लेना फायदेमंद है। अगर कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है तो वो इंटरेस्ट भरने की हिम्मत रखती है, क्यों अपना मालिकाना हक अगर हम किसी को क्यों दें? अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि आप किस्तें भर सकते हो, आप इंटरेस्ट भर सकते हो, आप इंस्टॉलमेंट भर सकते हो, हर वक्त इतना कैश हमारे पास हर महीने इतना आता है कि हम उसकी किस्तें भर सकते हैं, तो हम किसी से क्यों पैसा डलवाएंगे?
कोई तुम्हें ये बोले कि तुम अपनी गाड़ी ले लो, ठीक है। अब गाड़ी लेने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम उधार के पैसे से ले लो, बिजनेस लोन करवा लो, अपना कार लोन करवा लो, उससे गाड़ी आ जाएगी। या फिर वो बोले, कीरत बोले आधे पैसे मैं डाल देता हूँ, ईशान बोले आधे पैसे मैं डाल देता हूँ, अंकित आधे पैसे तू डाले, मिलके एक गाड़ी ले लेते हैं। कौन सा ज्यादा बेटर लगेगा अंकित तुम्हें ऑप्शन? पूरी गाड़ी मेरी रहे, उधार ले लेता हूँ, ठीक है। पता चला उसी दिन मुझे निकलना, उसी दिन इसको निकलना, उसी दिन ऐसे निकलना है, लड़ाई मच गई। तो आपका मालिकाना हक आप खोना नहीं चाहते हो किसी भी चीज में, ठीक है। शेयर होल्डर का मतलब यही होता है कि आपका मालिकाना हक बट गया। उधार का मतलब है आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, हो सकता है थोड़े ज्यादा, पर आपका अपना हक नहीं जाएगा उस चीज से। तो अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छा रहता है, आप इंस्टॉलमेंट पे करने की हिम्मत रखते हो, आप उधार लो। दूसरा कॉस्ट, ठीक है। अगर आपको डेट सस्ते में मिल रहा है, कम उसमें मिल रहा है और टैक्स डिडक्शन अच्छा मिल रहा है, तो आप उधार लो। रिस्क, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो शेयर होल्डर का पैसा है या फिर डेट का पैसा? शेयर होल्डर का पैसा। लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका मतलब ये है, मेरे बिजनेस में 2 लाख रुपया आता है, हर महीने आता है, अच्छा लग रहा है सुनने में, बढ़िया कमाई हो रही है, 2 लाख रुपए महीना। मेरे खर्चे हैं 1,80,000 रुपए के, अब अच्छा लग रहा है, कट कटा के हाथ में 20,000 रुपये बचता है, ठीक है। तो अगर आपका लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ये है कि आपका उस पैसे को कमाने के लिए आपका कितना खर्चा जा रहा है, ठीक है। 2 लाख रुपए महीना तो आ रहा है, पर उसको कमाने के लिए आपका 1,80,000 तो जेल लग रहा है, तो कट कटा के हाथ में 20,000 रुपये बच रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बच रहा। उस टाइम पे अगर अचानक से आपकी किस्त बढ़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि इस महीने में आपके वो 20,000 ना बचे, तो क्या आप अपना उधार चुका पाओगे ढंग से? नहीं चुका पाओगे, रिस्क में आ जाओगे, आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपका लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, तो आप उधार नहीं लोगे, तब आप शेयर होल्डर से पैसा लो। अगर आपका फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है कि 2 लाख रुपए कमाते हो और 60,000 रुपये का खर्चा है, 2 लाख रुपए कमाते हो और 1,20,000 रुपये का खर्चा है, 80,000 रुपये बचा रहे हो, तब उधार ले लो, तब किस्तें निकाल दोगे। समझ में आया? फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। मैं चाहती हूँ आप आए और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, आप शेयर होल्डर बन के आए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें। उसके लिए मुझे सेल्समैन लगाने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे, उसके लिए हो सकता है मुझे टीवी में न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ जाए, शाहरुख खान को बुलाना पड़ जाए, ठीक है, हमारा भरोसा आईसीआईसीआई बैंक काइंड ऑफ थिंग। मैं ऐसी करूँ, करोड़ों रुपए ले लेंगे। मैं अगर ये सब खर्चा नहीं करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए शेयर होल्डर ज्यादा बेटर है या डेट ज्यादा बेटर है? डेट भाई, लोन लेने जाऊंगी या कागज जमा कराऊंगी, लोन मिल जाएगा अगर मेरे कागज पत्तर पूरे हैं तो, ठीक है। और वहीं पे शेयर होल्डर के लिए मुझे अट्रैक्ट करने का खर्चा करना पड़ता है, वो अट्रैक्ट करने का खर्चा मैं नहीं करना चाहती हूँ। पेपर वर्क वगैरह, मतलब कि वो सब डॉक्यूमेंटेशंस बनवाना, फिर एडवर्टीजमेंट करवाना, फिर शाहरुख खान को बुलवाना, पेपर में ऐड देना, ये सब नहीं कर रही। कंट्रोल, अगर मैं बिजनेस से अपना कंट्रोल किसी और को नहीं देना चाहती, तो डेट, ठीक है। स्टॉक, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अभी मार्केट तेज है कि ठंडी पड़ी है? ठंडी पड़ी है, इसको बेयरिश फेज बोलते हैं, भालू, भालू स्लो चलता है। और जब मार्केट तेजी में होती है उसे बुलिश फेज कहते हैं। मार्केट खूब तेजी से जा रही है, सांड, खुला सांड कैसे भागता है? पागलों की तरह, बस वो पागलों वाली मार्केट जाती है, मतलब बहुत बढ़िया मार्केट चल रही है, भालू की तरह चल रही है, मतलब ढीली चल रही है, बेयरिश फेज। जब मार्केट तेजी से चल रही होगी ना, हर कोई सोचेगा इन्वेस्ट कर लो, बढ़िया है, पैसे निकालो इन्वेस्ट करो, 2 का 4 मिलेगा, ठीक है। उस टाइम पे हर कोई आपके बिजनेस में शेयर होल्डर बन के इन्वेस्ट करने को तैयार होगा। अभी के टाइम में जहाँ कोरोना चल रहा है, लोग पैसे दबा के बैठे हैं, नहीं निकाल रहे, डर रहे, क्योंकि आगे पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप किसी के पास जाओगे मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा? क्या होते हैं? फेस, बेयर एंड बुल जो है ना, फेस को और माइंडसेट को दोनों को दिखाता है। माइंडसेट आई डोंट नो किस वे में कह रहा है कि, बट वो फेस को दिखाता है कि मार्केट ट्रेंड्स।
मैं मैं मार्केट को कैटेगराइज कर रही हूँ फेज वाइज, जब मार्केट ट्रेंड्स अच्छे जा रहे हैं और मार्केट ट्रेंड्स बुरे जा रहे हैं। बेरिश फेज होता है और बुलिश फेज होता है। ठीक है। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको चलाने के लिए दो चीजें होती हैं, डर और लालच। अब आई डोंट नो तुमने उसको कैसे कनेक्ट करे, दैट आई डोंट नो। जो शेयर मार्केट होती है सिर्फ दो इमोशन से चलती है, एक डर से और एक लालच से। जब आपका लालच बढ़ता है तो आप इन्वेस्ट ज्यादा करते हो, जब आपका डर बढ़ता है तो आप अपना पैसा खींच लेते हो। ठीक है। हो सकता है कि अब तुम्हारा वही माइंडसेट है, इंटरप्रिटेशंस है, किसकी कैसी इंटरप्रिटेशन जाती है। मैंने जो सीखा है वो बुलिश फेज और बेरिश फेज सीखा है। तुम्हारा कोई इंटरप्रिटेशन है, डू लेट मी नो। हो सकता है कि वो मुझे और बेटर कर दे। ठीक है ना। तो अगर आपका बूम का पीरियड चल रहा है जिसमें अभी बुलिश फेज लिखा हुआ है, बुक के अंदर स्पेसिफिकली वर्ड है बुलिश फेज एंड बेरिश फेज टाइम पीरियड। तो अगर बुलिश फेज चल रहा है, हर कोई कहेगा मैं आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ। और बेरिश फेज चल रहा है तो आपके बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाएगा, तब उधार लेके ही काम करना पड़ेगा। समझ में आया। ये फैक्टर्स आ रहे हैं पेपर में। क्या नहीं लिखा? दिखाओ, बुक दिखाओ। बड़ी हरी किताब है तुम्हारी तो। कौन सा? पढ़ा तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख कमा रही हूँ, 1,80,000 का खर्चा है मेरा। तुम्हारी शक्ल देख के तो बताया था। अच्छा, तुम्हारे में बुलिश और बेरिश वर्ड नहीं यूज हुआ है। ठीक है, याद आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिटेन अर्निंग नेक्स्ट क्लास से लूंगी। एक छोटा सा नमेरिकल कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पे बुला के। ठीक है, चलो, बाय।